नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण के अंदर संधि पर बात कर रहे थे। संधि में भी हम स्वर संधि के अंतिम पायदान पर हैं। स्वर संधि के अयादि को छोड़कर सभी प्रकारों पर हम विचार कर चुके हैं। दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, आदि प्रकारों पर हम बात कर चुके हैं। इस चर्चा में हम दो संधियों पर बात करेंगे। एक है अयादि संधि और दूसरी है व्यंजन संधि, जो संधि का दूसरा प्रकार है। एक तो अयादि संधि और दूसरी व्यंजन संधि, और संधि पर यह हमारी 8वीं चर्चा है। हम अयादि संधि की परिभाषा को जानेंगे, व्यंजन संधि की परिभाषा को जानेंगे और इसकी के उदाहरण भी देंगे और उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से ध्वनियों के संयोग से किस प्रकार से शब्द का निर्माण हो रहा है और उस शब्द में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या विकार उत्पन्न हो रहा है और उसकी क्या विशिष्टता है, जिसके आधार पर वह अमुक संधि के अंतर्गत आता है। यण संधि में आएगा, व्यंजन संधि में आएगा, दीर्घ संधि में आएगा या विसर्ग संधि में आएगा। ऐसे उदाहरणों से हम का विवेचन कर रहे हैं या कि समझा रहे हैं कि किसमें कौन सी संधि है। सबसे पहले हम देखेंगे अयादि संधि। ये स्वर संधि का 5वां भेद है। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असवर्ण स्वर आए, यानी कि इनसे भिन्न स्वर आए, तो वह क्रमशः अय, आव, औ, अय, आय, अव और आव हो जाता है। अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का एक भेद है, उसकी परिभाषा क्या है? ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असवर्ण स्वर आए तो वह क्रमशः अय, आय, औ, आव हो जाता है या उसमें बदल जाता है। अयादि संधि की यही महत्वपूर्ण विशेषता है। पहली विशेषता तो अय, आय, औ हो जाता है, और दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम अक्षर है वह अवर्ण होगा, के बाद कोई अवर्ण स्वर आए तो देखिए समझने के लिए ए और अ बराबर अय हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। इसी से संबंधित ये सारे उदाहरण हैं। देखिए, ने अन, नयन, ने का ए और अन का अय हो जाता है ने अयन, नयन। अय हो गया। और चे अन चयन, चे अन चयन। उसी तरह से संचय, संचय अ संचेय, संचय असंचेय। फिर दूसरा उदाहरण है शे अन शयन, ने अन ने अ नय। आगे देखिए, अयादि संधि के और भी उदाहरण हैं। ए, ऐ और ऐ और से आय हो जाता है तो ने अक नायक, विधे अक विधायक, विने अक विनायक, ने
अन गे अन गायन और गे अक गायक, शे अक शायक, शायक का अर्थ होता है बाण। फिर है दे अक दायक, ए आई और ई मिलकर के आई हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए, नए इका नायिका, नायिका, दय इनी दायनी, दय इनी दायनी। ये थे सारे जो उदाहरण हैं वो अयादि संधि के उदाहरण थे। फिर है कुछ दूसरे उदाहरण हैं इसी के, ओ प्लस अ बराबर औ। इसके उदाहरण देखिए, भो अति भवती, भो अति भवती, भो अन हो अन हवन, भो अन भवन, पो अन पवन। और अन्य उदाहरण भी आप देखिए, ओ प्लस अ बराबर आव, पो अक पावक, पो अन पावन, भो अक भावक। यहाँ पर क्या हो रहा है, भो का औ प्लस अक का अ बराबर आव हो निर्मित कर रहे हैं और भावक बन रहा है। भो अना भावना, भो अ भाव। इसी प्रकार से औ प्लस ई बराबर आवी, तो नो इक नाविक, नौ इक नाविक। औ प्लस उ बराबर उ, नहीं, औ प्लस उ बराबर आव। ये कैसे बनेगा, भो उक भावुक, भो उक भावुक। और दूसरे उदाहरण देखिए, श्रव अन श्रावण, श्रव अक श्रावक, सौ अक शावक, धो अक धावक। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अयादि संधि एक महत्वपूर्ण संधि है क्योंकि इसमें भी परीक्षार्थी की परीक्षा होती है। जो जिनकी संधि पर पकड़ होगी वही इन शब्दों में संधि को पहचान सकता है। इसलिए इस प्रकार के शब्द परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अब हम चलते हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं और उसकी विशेषता देखते हैं, फिर हम उसके जो प्रकार हैं। स्वर संधि की हमने बात की। स्वर संधि एक महत्वपूर्ण संधि है और स्वर संधि से बनने वाले शब्दों की मात्रा हिंदी में पर्याप्त है और इसके जो भेद हैं वो भी पर्याप्त है। यहाँ पर अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। सबसे पहले व्यंजन संधि का हम के उदाहरण देखते हैं। देखिए, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कि व्यंजन के साथ या तो व्यंजन का मिलान हो या फिर स्वर का हो, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है।
व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे षट आनन, षडानन, वाक जाल, वागजाल। लेकिन इसमें जो व्यंजन संधि है इसमें महत्वपूर्ण जो याद रखने की बात है या कि किसी भी शब्द में व्यंजन संधि है या कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है या नहीं है, ये पहचानने के लिए उसका जो प्रथम शब्द है, उसका जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वह व्यंजन होता है। ये आपको ध्यान में रखने की बात है। प्रथम शब्द का अंतिम, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है और अंतिम जो कि ध्वनि अगर व्यंजन होगी तो वह हलंत से युक्त होगी। ये एक सामान्य सी बात है। तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि को इस प्रकार से पहचाना जा सकता है। अब इसके छोटे छोटे जो प्रकार है वो आप देखिए। पूर्व शब्द की अंतिम ध्वनि त का परिवर्तन निम्न रूपों में होता है। त मतलब हलंत युक्त। देखिए, त प्लस च बराबर च, डबल आधा च और च। शरत चंद्र, शरत चंद्र। त प्लस छ बराबर छ हो जाता है। त प्लस छ बराबर छ हो जाता है। त प्लस छ बराबर छ हो जाता है। सत छात्र, सच्छात्र। त और ज का ज हो जाता है। सत जन, सज्जन। त प्लस ट का ट हो जाता है। व्रत टीका, वृहट टीका। उसी प्रकार से सत चरित्र, सच्चरित्र। त उत छिन्न, उच्छिन्न। ये इनके इसके साथ साथ है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के उदाहरण है। उत्छिन्न, उच्छिन्न। विपत जाल, विपज्जाल। सट्टिका, सट्टिका। आगे देखिए, व्यंजन संधि के और भी उदाहरण और प्रकार हैं। देखिए, त और ड का दोनों मिलकर के क्या विकार उत्पन्न करते हैं, क्या बनाते हैं? ड। उत्डयन, उड्डयन। त ल का ल हो जाता है तत्लीन। त श छ। सत शास्त्र का सत्शास्त्र। उत्हार, उद्हार। त प्लस ह का ध हो जाता है, आधा द और ध, तो उत्हार का क्या हो जाएगा? उद्धार। उसी प्रकार से ये उदाहरण भी इनसे संबंधित है। पत हरि, पतहति, पद्धति। और फिर दूसरा है, यदि क च ट त प के बाद, क च ट त प के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व आए तो क का, ग, च का ज। वापस देखते हैं। यदि क च ट त प हलंत युक्त है के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व आए तो क का, ग, च का ज, ट का ङ, ड, त का द हलंत युक्त है और प का ब हो जाता है। अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसके उदाहरण आपके सामने हैं।
दिगंबर, दिक अंबर, दिगंबर। अच अंत अजंत, षडानन, षट आनन, अप ज अब्ज। उसी तरह से दिक गज दिग्गज, षट दर्शन षड दर्शन, भगवत भजन भगवत भजन, सुप अंत सुबंत। आगे देखिए, यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण ङ य ण न म हो तो क का ङ, च का य, ट का ण, त का न तथा प का म हो जाता है। संधि से पूर्व का वर्ण अपने वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक्मय तो वांगमय, क ख ग घ अंग, क का पांचवा क्या होगा ङ, त थ द ध य। जगन्नाथ जगन्नाथ, त थ द ध न, त का पांचवा वर्ण कौन सा होगा न। और षटमास षणमास, ट का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा अण, ट ठ ड ढ अण। उसी तरह से शतमार्ग का क्या हो जाएगा, त का पंचम वर्ण क्या है, पांचवा वर्ण क्या है त थ द ध न, तो न में बदल जाएगा त, सन्मार्ग। उसी तरह से अपमय, अपमय, प का पांचवा वर्ण होगा प फ ब भ और ये म, इसमें बदल जाएगा अपमय। फिर आगे दूसरे उदाहरण देखिए, यदि म के बाद क से लेकर म तक का कोई वर्ण हो तो म का अनुस्वार या उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। संधि के बाद का वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अपने वर्ग के पांचवें वर्ण का तात्पर्य यह कि जैसे क है तो क का पांचवा होगा क ख ग घ ङ, च का च छ ज झ य, ट का ट ठ ड ढ ण, त का त थ द ध न और प का प फ ब भ म, वो पांचवा वर्ण होगा। तो उदाहरण देखिए, संकल्प, समकल्प, संचय, समचय, संध्या, समध्या, संतोष, समतोष और समभव, संभव। आगे देखिए, व्यंजन संधि के ही उदाहरण और स्वरूप है। तो देखिए, यदि म के बाद य र ल व या श, यदि म के बाद य र ल व श या श श श हो तो म का अनुस्वार होता है, म का अनुस्वार होता है। जैसे समरक्षक, संरक्षक, समयोग, संयोग, समलग्न, संलग्न, संवाद, संवाद। जो ऊपर ये जो बिंदी है ये क्या क्या कहलाती है, अनुस्वार। ये जो ऊपर बिंदी होती है ये अनुस्वार कहलाती है। समसार, संसार, संशय, संशय। परंतु यदि म के बाद रा हो तो
म ही रहता है, ये बात विशेष ध्यान देने की है। सम्राट, सम्राट, सम्राट। आगे देखिए अगला जो लक्षण है, छ के बाद यदि अ ई उ हो तो च जुड़ जाता है। छ के बाद यदि अ ई उ हो तो च जुड़ जाता है। जैसे वृक्ष, छाया। हाँ सॉरी, छ से पहले यदि अ ई उ हो तो च जुड़ जाता है। जैसे वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। अनुच्छेद, अनुच्छेद। यदि ई उ के बाद र हो और र के बाद फिर र हो तो पहले र का लोप हो जाता है तथा ई का उ और उ का उ हो जाता है, दीर्घ रूप बन जाता है। जैसे निर्रव, नीरव और निरस, नीरस। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि पर हमारी ये चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगले चर्चा में हम व्यंजन संधि के शेष भाग को और विसर्ग संधि को पूरा करेंगे। धन्यवाद।